हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि अभी तक हमने नॉन फाइनाइट वर्ब में इन्फिनिटिव पढ़ लिया है, पार्टिसिपल पढ़ लिया और पार्टिसिपल के जो तीन रूप होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, इनको पढ़ लिया है। और हमने इन सबको जब पढ़ना शुरू किया था तो हमने एक पोर्शन शुरू किया था ग्रामर का, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज। वैसे तो हमारा मेन टॉपिक वो था, लेकिन सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज को पढ़ने के लिए, उनको सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए, यूजुअली और स्पेशली सिंपल सेंटेंस में हमको कंबाइन करने के लिए दो या दो से अधिक वाक्यों को हमको इनका नॉलेज आना जरूरी था। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को शुरू कर दिया था और ये आपके ट्रांसलेशन के लिए ज़रूरी है। तो चलिए, जो हमारा लास्ट टॉपिक है नॉन फाइनाइट वर्ब का, वो क्या था? जिरंड। तो आज हम लोग जिरंड के बारे में जान लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। तो जिरंड क्या होता है? जिरंड की पहचान बिल्कुल इन्फिनेटिव की तरह ही है। और जैसे कि इन्फिनेटिव में वाक्य जो क्रिया होती थी, क्रियाखंड में क्या आता था? ना, ने, नी आता था। तो सेम वे में ना, ने, नी यहाँ भी आता है। जैसे इन्फिनेटिव कार्य करता था नाउन का, जिरंड भी काम क्या करेगा? एक्ट एज ए नाउन करेगा। तो हम लोग बहुत सारे वाक्यों में जिरंड या इन्फिनेटिव दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर लेते हैं और दोनों केस में दोनों सही होते हैं। लेकिन मैं आज आपको जिरंड के बारे में बताऊंगा ही, लेकिन कुछ ऐसे शब्दों के बारे में बताऊंगा, कुछ ऐसे वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में बताऊंगा जिनके साथ जिरंड नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ इन्फिनेटिव आता है। यानी कि हम लोग हर जगह जिरंड और इन्फिनेटिव को एक नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे वाक्यों में किया जा सकता है, या तो इन्फिनिटी या तो जिरंड, दोनों से किसी का भी प्रयोग कर ले। लेकिन कुछ केसेस में हम लोग सिर्फ इन्फिनिटी का प्रयोग करेंगे, जिरंड का प्रयोग वहां पर नहीं करते हैं। चलिए, इसी के साथ मैं इसके डेफिनेशन को जो कि मैंने बता दिया, उसको यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जिरंड का डेफिनेशन भी लिख लिया है। तो डेफिनेशन क्या कर रहा है आपको थोड़ा समझ लेते हैं। डेफिनेशन में कहा जा रहा है कि हिंदी के जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ना, नी अथवा नी जुड़ा हो, तो वहां पर क्या होता है? जिरंड होता है या हो सकता है। ये मैंने दो बातें लिखी हैं, होता भी है, हो भी सकता है और होता भी है। क्यों? अभी जस्ट मैंने बताया, क्योंकि ये ना, ने, नी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ये इन्फिनेटिव के अंत में भी आता है। तो हम लोग वहां पर बहुत सारे वाक्यों में जब ये कंडीशन फॉलो करता है, जहां पर ना, ने, नी दोनों आता है, उन वाक्यों में हम लोग या तो जिरंड का प्रयोग कर सकते हैं या तो इन्फिनेटिव का प्रयोग कर सकते हैं। कहाँ पर हम लोग सिर्फ इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे, जिरंड का नहीं करेंगे, मैं आज के वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। तो बनता कैसे है? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं तो क्या क्या बनता है? जिरंड बनता है। और ये वाक्य में कार्य क्या करता है? ये वाक्य में कार्य करता है नाउन का, अर्थात संज्ञा का कार्य करता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, उन एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पर देखिए, धूम्रपान करना, तो ना आ गया। जब ना आ गया है तो यहाँ पर क्या हो सकता है? इन्फिनिटी या जिरंड। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो कोई काम तो हो नहीं रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, तो ये सिंपल प्रेजेंट है। तो मुख्य क्रिया इज, एम या आर में से कोई होगा। तो सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट देखते हैं। अच्छा, क्या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? तो आंसर क्या मिलेगा? धूम्रपान करना। तो इसका मतलब यहाँ पर जो जिरंड है वह सब्जेक्ट के रूप में आया है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब इन्फिनेटिव नाउन का कार्य करता है तो वह सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। तो सेम वे में जब जिरंड भी नाउन का काम करता है तो वो भी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट वाक्य में बन सकता है। तो इस वाक्य में वो क्या काम कर रहा है? जिरंड, और सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो धूम्रपान करने की स्पेलिंग कहती है स्मोक, उसमें क्या जोड़ देंगे? आईएनजी, स्मोकिंग हो जाएगा, स्मोकिंग। अब देखिए, मैंने बताया कि ये सिंपल प्रेजेंट है, मुख्य क्रिया के रूप में इज, एम या आर में इसको यूज करेंगे। तो स्मोकिंग सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इज। स्मोकिंग इज स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, तो ये क्या हो जाएगा? इंजूरियस टू हेल्थ, GRI, इंजूरियस टू हेल्थ। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस को हमने ट्रांसलेट कर लिया बाय यूजिंग जिरंड। तो इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे समाचार पत्र पढ़ना पसंद है। देखिए, यहाँ भी ना आ गया है। जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? आई। अब पसंद है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट डिनोट कर रहा है। आई लाइक टू रीड, आई लाइक टू रीड न्यूज़पेपर। यहाँ पर देखिए मैंने किस तरह क्या प्रयोग किया है। यहाँ पर मैंने इन्फिनेटिव का प्रयोग किया है, लेकिन
ये जो प्रयोग किया गया है यहाँ पर इन्फिनिटिव का प्रयोग मैंने इसलिए किया है, जब भी वर्ब लाइक होता है, ये जो वर्ब लाइक आता है तो वर्ब लाइक के बाद जो फॉर्म आता है वो हमेशा क्या आता है, वो इन्फिनिटिव फॉर्म आता है, जीरंड फॉर्म नहीं आता है। तो मैंने आपको बताया नहीं तो दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ भी ना आया है, लेकिन ना होने पर मैंने बताया कि इन्फिनिटी या जीरंड कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वर्ब के स्थान पर लाइक का प्रयोग हुआ है। तो जब भी वर्ब के स्थान पर लाइक का प्रयोग होगा तो आगे जब वाक्य में ये ना वाला पोर्शन होगा अर्थात ऐसी क्रिया होगी जिसमें ना जुड़ा होगा, तो उस केस में हम लोग जीरंड का प्रयोग न करके किसका प्रयोग करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटिव फॉर्म का प्रयोग करेंगे। दैट इज वाई मैंने सेंटेंस में टू रीड लिखा है, रीडिंग का प्रयोग नहीं किया है। तो इस तरह इस सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। ये सेंटेंस क्या है कि वह तैरने का शौकीन है। तो इस सेंटेंस को जब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, वह तैरने का शौकीन है, तो ये क्या जाएगा, ही। यहाँ पर कोई काम तो हो नहीं रहा है तो मेन वर्ब आएगा इज, ही इज। अब शौकीन की इंग्लिश क्या आती है, फॉन्ड ऑफ, ही इज फॉन्ड ऑफ। अब यहाँ पर देखिए ने आ गया तो अब यहाँ मुख्य क्रिया था ने, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जीरंड के रूप में तैरना, ये हो जाएगा स्विमिंग, ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। तो इस प्रकार से हमने इस सेंटेंस को भी ट्रांसलेट कर लिया है। यहाँ पर किसका प्रयोग किया है, यहाँ पर प्रयोग किया है जीरंड का, यहाँ पर किसका प्रयोग किया है, इन्फिनिटिव का, और यहाँ पर प्रयोग किया है जीरंड का। तो बढ़ते अगले सेंटेंस की तरफ। देखना ही विश्वास करना है। तो देखेंगे सेंटेंस को ध्यान से, तो यहाँ पर जीरंड का प्रयोग 2 बार हुआ है, यहाँ भी ना है, यहाँ भी ना है। तो क्या विश्वास करना है, देखना, तो ये क्या जाएगा, सीइंग, सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इस वाक्य में इन्फिनिटिव लिख सकते हैं सीइंग की जगह। तो ये क्या जाएगा, टू सी इज बिलीविंग। तो अब बात आती है कि जैसे यहाँ पर तो लाइक मिल गया, तो ऐसी और कौन सी वर्ब हैं जिनके आने पर हम लोग सिर्फ इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे, जस्ट लाइक दिस सेंटेंस। तो मैं वो बताता हूँ। कुछ वर्ब होते हैं, जब वो वर्ब आते हैं किसी वाक्य में तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, जीरंड का प्रयोग नहीं करते हैं। तो नोट में लिख लेते हैं हम लोग। कुछ निश्चित वर्ब के साथ हमेशा इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। मतलब वहाँ पर भले से नानी नहीं जुड़ा होगा, वहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे, जीरंड का प्रयोग नहीं करेंगे। तो वो वर्ब क्या क्या है मैं उनको यहाँ पर लिख देता हूँ। वो वर्ब हैं अफोर्ड, अपीयर, आस्क, अटेम्प्ट, बेग, चूज, डेयर, डिसाइड, डिटरमाइन, एक मिनट, एक्सपेक्ट, फॉरगेट, फेल, हेट, हेल्प, होप, इंटेंड, लर्न, लाइक, मैनेज, मीन, नेग्लेक्ट,
प्रीफर, प्रिपेयर, प्रॉमिस, प्रपोज, रिफ्यूज, रिग्रेट, रिमेंबर, स्टार्ट, ट्राई, वांट, विश। तो ये रहे हमारे वर्ब जिनकी टोटल जो संख्या है वह 31 है, पर आप काउंट कर लीजिएगा। तो जब हमको इसको किसी भी वाक्य में हमको ये लिखे मिल जाए, किसी भी वाक्य में इनमें से किसी का भी प्रयोग हो और साथ ही साथ वहाँ पर ऐसी भी क्रिया आई हो जिसके साथ ना जुड़ा हो, तो उस केस में हमेशा हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। कभी भी हम जिरंड का प्रयोग नहीं करेंगे। तो अब बात आती है इतने वर्ब को याद कैसे करेंगे। तो देखिए, एक साथ याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट मैं आपको एक तरीका बता सकता हूँ। मैंने ये अलग अलग कलर के पेन का यूज इसलिए किया क्योंकि अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ये अल्फ़ाबेटिकल लिखे गए हैं। मैंने जो वर्ब लिखे हैं मैंने इनको अल्फ़ाबेटिकल लिखा है। कहने का तात्पर्य क्या है, थोड़ा इसको समझिए। देखिए, पहले ये अफोर्ड से लेके अटेम्प्ट तक ये हमारा अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट होने वाले वर्ब हैं। फिर इसके बाद बिग, ये बी से स्टार्ट होने वाला वर्ब है। इसके बाद चूज, यहाँ भी ये सी से स्टार्ट होने वाला वर्ब है। तो बिग और चूज, बी और सी में एक एक वर्ब है। यहाँ पर देखिए आगे बढ़ने पर हमको क्या मिलेगा? डी से स्टार्ट होने वाले वर्ब मिलेंगे, डेयर, डिसाइड, डिटरमाइन। तो ये तीन वर्ब हमको डी से स्टार्ट होने वाले मिल गए हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे तो देखिए एक्सपेक्ट, ये ई से स्टार्ट होने वाला एक वर्ब है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देखिए फॉरगेट है और फेल, ये एफ से स्टार्ट होने वाले वर्ब है। हेट से स्टार्ट होने वाला कितने हैं? 3 है। आई से स्टार्ट होने वाला एक है। देखिए लर्न और लाइक, मैंने जो नियम बताया उससे रिलेटेड देखिए यहाँ पर जो ऊपर एग्जाम्पल था यहाँ लाइक ही आया था और लाइक की वजह से ही हमने किसका प्रयोग किया था? इन्फिनिटिव का प्रयोग किया था, जिरंड का प्रयोग नहीं किया था। और ये यही एग्जाम्पल, यही रूल बता रहा है कि जब भी ये वर्ब आएंगे तो इनके साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाएगा? इन्फिनिटिव का, जिरंड का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये याद करने का तरीका हो गया है। आप इनको एक साथ याद नहीं कर सकते हो तो इतना कर सकते हैं, ए से 4 वर्ब याद कर सकते हैं, बी से एक याद ही हो जाएगा, सी से एक याद हो जाएगा। तो इतना याद कर लेंगे आप लोग, तो आप वर्ब भी याद कर लेंगे। साथ ही साथ आपको यह भी पता चल जाएगा कि इनके साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? इन्फिनिटिव फॉर्म आती है, जिरंड फॉर्म नहीं आती है। तो इस चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं अगर एक एग्जाम्पल ले लूँ, वह वापस आने में असफल हो गया, असफल हो गया। तो ये हमारे पास सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो उसके पहले देखिए यहाँ पर दो क्रियाएं हैं, गया तो खैर ये टेंस को डिनोट कर रहा है, पास्ट इंडेफिनिट। देखिए ने आ गया, वापस आना, तो वापस आना आ गया तो नहीं आ गया। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है या तो इन्फिनिटी या जिरंड की। तो जब इसको पहले ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं तो सब्जेक्ट ही है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो असफल होना है, असफल होने काम हो रहा है। तो असफल होने की इंग्लिश क्या आती है? फेल। और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस यूज करते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म का। देखिए फेल्ड आ गया। और अभी मैंने जस्ट बताया है कि जब हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, जब हम लोग वाक्य में फेल का प्रयोग कर लेते हैं तो वहां पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे, जिरंड का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यही वजह है कि अब यहाँ पर जो हमको ये ना ने नी जुड़ा हुआ है इसको ट्रांसलेट करना होगा। तो असफल होना तो लिख चुके हैं, अब बच्चा यही है। तो यहाँ पर इन्फिनिटी या जिरंड दोनों हो सकता था, लेकिन फील्ड की आने की वजह से यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे? इन्फिनिटिव। तो ये क्या आ जाएगा? टू कम। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल हमारे पास है, उसने
शादी करने का निर्णय किया। उसने शादी करने का निर्णय किया। तो यहाँ पर भी इन्फिनिटिव में देखेंगे वापस फिर ने आ गया, शादी करना, तो ने आ गया तो या तो इन्फिनिटिव या जिरंड। तो लेकिन अभी इसके पहले देखिए वर्ब क्या आता है, उस वर्ब के अकॉर्डिंग हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो उसमें मतलब ही हो जाएगा। अब निर्णय करने क्या होता है, डिसाइड, DECI, डिसाइड। लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट है तो डिसाइडेड हो जाएगा। अब देखिए अभी मैंने बताया है कि जब डिसाइड आता है तो डिसाइड के बाद भी किसका प्रयोग करते हैं, इन्फिनिटिव का, जिरंड का प्रयोग नहीं करते हैं। तो शादी करने की जगह टू मैरी, ही डिसाइडेड टू मैरी। तो अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वो जो जितने मैंने वर्ब अभी को लिखवाए हैं, जब भी वो वर्ब आते हैं वाक्य में तो उस वर्ब के बाद अगर कोई ऐसा क्रिया हो हिंदी के वाक्य में जहाँ पर ना नी जुड़ा हो, जो इन्फिनिटिव या जिरंड दोनों हो सकता है, तो वहाँ पर हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे, जिरंड का प्रयोग नहीं करेंगे। ये तो बात हो गई वर्ब की। इसी तरह कुछ एडजेक्टिव होते हैं, यदि वो एडजेक्टिव वाक्य में आ जाते हैं तो उन एडजेक्टिव के साथ भी हम लोग इन्फिनिटिव का ही प्रयोग करते हैं, जिरंड का प्रयोग नहीं करते हैं। तो उसको भी मैं बता देता हूँ नोट में यहाँ पर। कुछ निश्चित एडजेक्टिव के साथ हमेशा इन्फिनिटिव का ही प्रयोग करते हैं। वो एडजेक्टिव क्या क्या है मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि एबल, अफ्रेड, नेक्सियस, उसके बाद क्या है, बाउंड, बैड, सर्टेन, डिफिकल्ट, एगर, इजी, फुलिश, ग्लैड, फॉर्चुनेट, पर यहाँ पर परिफ्लेक्स फॉर्चुनेट। उसके बाद क्या है, ग्लैड, गुड, हार्ड, इंक्लाइंड, इंटरेस्टिंग, लकी, लाइकली, नेसेसरी, पॉसिबल, प्लीज्ड, रेडी, श्योर, सॉरी, सरप्राइज्ड, यूजफुल, अनेबल, यूजलेस, अनवाइज, अननेसेसरी,
अनलाइकली, विलिंग, रॉन्ग, वाइज। तो ये हो गए हमारे एडजेक्टिव्स जिनके साथ हम जब भी प्रयोग करेंगे इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे, जिरंड का प्रयोग नहीं करेंगे। तो देखिए इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैं प्रारंभ करने के लिए तैयार हूँ, मैं प्रारंभ करने के लिए तैयार हूँ। तो ये हमारे पास सेंटेंस है। जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये क्या जाएगा, मैं आई का क्या लगेगा, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी हो जाएगा। अच्छा किसके लिए, प्रारंभ करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ने जुड़ गया है, जब ने जुड़ गया है तो इन्फिनिटिव जिरंड को जाएगा। लेकिन यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, एडजेक्टिव रेडी का। तो देखिए मैंने ऊपर यहाँ बताया हुआ है, जब भी रेडी आएगा या इनमें से कुछ भी आ जाएगा तो इसके बाद जो ऐसा वर्ब होगा जो इसमें ना नी जुड़ा होगा तो वहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, इन्फिनिटिव का। तो ये क्या जाएगा, आई एम रेडी टू स्टार्ट। तो ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। वह मुझे देखने को उत्सुक है, वह मुझे देखने को उत्सुक है। जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो वह है ही इज, उत्सुक इंग्लिश क्या आती है, एगर, तो ही इज एगर। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया है, एगर आ गया है। और मैंने ऊपर यहाँ पर बताया है कि जब एगर आता है तो एगर के साथ भी क्या लगाते हैं, इन्फिनिटिव ही लगाते हैं। तो ये क्या जाएगा, ही इज एगर टू, देखने के लिए। तो ये टू सी यहाँ पर नहीं आ गया है, टू सी मी। तो इस प्रकार से ये रहा इस वाक्य का ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर कुछ ये नियम हो गए। क्लास 12th में ये सिंटेक्स के पोर्शन से हो सकता है जहाँ पर ऐसे वर्ब के साथ हम लोग वाक्य में एग्जाम में दे देगा जिरंड का प्रयोग, बट वहाँ पर होना क्या चाहिए, इन्फिनिटिव का प्रयोग होना चाहिए। तो वो हमारा पार्ट ऑफ एरर में काउंट होगा। तो ये रहे कुछ चीज़ें। और एक चीज़ और है, कोई कुछ लोगों को क्वेश्चन अभी भी उठ रहा होगा कि यहाँ भी जिरंड हमने पढ़ा, हमने जिरंड के बारे में पढ़ना शुरू किया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी का प्रयोग किया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। मतलब ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये क्या क्या होता है, ये आज हमने पढ़ा जिरंड भी होता है, हमने पीछे पढ़ा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है। क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है या जिरंड है। तो अगर आपको पहचान याद होगा तो जिरंड की पहचान क्या है, क्रियाकर्म में क्या होना चाहिए, ना, ने या नी होना चाहिए। और इसका पहचान हो याद होगा तो ये क्या था, कर, ता हुआ, ते हुए या फिर वाला वाली ऐसे शब्द आते थे तो वो क्या होता था, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो जब भी ना ने नी होगा तो वहाँ पर क्या हम यूज करेंगे, जिरंड का। और जब इनमें कुछ होगा तब क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो ये रहा हमारा नॉन फाइनाइट से रिलेटेड पूरा टॉपिक। अब नॉन फाइनाइट में हमारा कोई भी टॉपिक नहीं बचा हुआ है। तो अगले वीडियो लेक्चर से हम लोग सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस का पहला पोर्शन शुरू करेंगे जहां पर हम लोग दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे और जहां पर यूज किया जाएगा इन्फिनिटिव का। तो इसी के बाद आज के वीडियो लेक्चर को मैं समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू।